शिवसेना प्रमुख तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र के नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम का पहला अंक समाप्त हो गया है। देखना यह है कि एक राजनेता के रूप में उद्धव ठाकरे कितने परिपक्व हैं और उनकी इस वक्त की राजनीतिक पराजय के क्या कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 2014 में साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस सरकार के साथ उद्धव ठाकरे के संबंध मधुर नहीं थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल शिवसेना के मंत्री खुलेआम कहते फिरते थे कि वे अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमते हैं। इससे पहले तक बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन 2014 में स्थिति बदल गई और बीजेपी मजबूत होकर उभरी। शिवसेना को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगाकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने मतदाताओं से कॉल मांगा था। चुनाव के बाद अचानक उद्धव ठाकरे की ओर से यह कहा गया कि दोनों दलों के बीच ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद बांटने का समझौता हुआ था। बीजेपी ने इस बात से इनकार किया कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच इस तरह का कोई समझौता हुआ था। इस बात को उद्धव ठाकरे ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और चुनाव पूर्व गठबंधन से नाता तोड़ लिया। इसी दरमियान देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बागी नेता अजीत पवार के साथ अल्पजीवी सरकार बनाने का प्रयोग किया, जो बुरी तरह विफल रहा। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस में बातचीत चल रही थी तथा इसमें बीजेपी मुक्त सरकार के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने की तैयारी दर्शाई गई। शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी दल के रूप में थी, जो कांग्रेस और एनसीपी को स्वीकार्य नहीं थी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर कांग्रेस को मनाया गया। अंततः परस्पर वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद रखने वाली तीनों दलों ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। बीजेपी ने इस फैसले को जनता के कॉल के साथ विश्वासघात बताया। उद्धव के इस निर्णय से वे मतदाता भी खुश नहीं थे, जिन्होंने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था। जनता के बीच यह संदेश गया कि जिस कट्टर हिंदुत्व की शॉल ओढ़कर शिवसेना जनता के बीच घूमती थी, उस शॉल को उसने एनसीपी और कांग्रेस के कहने पर फेंक दिया। अब बात करते हैं कि उद्धव की क्या गलतियां रहीं। पहली गलती, कार्यकर्ताओं को वक्त नहीं देते थे। कोरोना काल और उसके बाद भी ठाकरे की छवि जनता के बीच घुलने मिलने वाले नेता की नहीं रही। शिवसेना के बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे एकनाथ राव शिंदे का कहना है कि शिवसेना के विधायकों और नेताओं को मुख्यमंत्री ठाकरे से मिलने नहीं दिया जाता था। जनता और अपनी पार्टी के विधायकों से सीधा संपर्क न होना एक राजनेता के रूप में ठाकरे के लिए आत्मघाती साबित हुआ। दूसरी गलती, हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हटना। शिवसेना को पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के मामले में ढीला ढाला रवैया अपनाने, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने, अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने के लिए की गई उठापटक तथा उन्हें हिरासत में भेजने के मामले, अभिनेत्री कंगना रनौत के घर में तोड़फोड़, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ताउम्र युद्ध करने वाले और बाद में उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर उनको तड़पा कर मारने वाले मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई बात, इबादत के मामले में भी ठाकरे की नीति से लोग नाखुश थे। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस रुख को नापसंद करते थे। तीसरी गलती, सरकार शिवसेना की लेकिन राज एनसीपी कांग्रेस का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष नीतियों को चाहे अनचाहे में मानकर उद्धव ठाकरे कमजोर प्रशासक के रूप में सामने आए। शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्रियों और विधायकों का कहना था कि एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों के पास मलाईदार विभाग थे। वित्त मंत्री अजित पवार इन विधायकों को विकास निधि नहीं देते थे। विधायक इस बात से दुखी थे कि जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास काम नहीं कर पाएंगे तो आखिर जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। इन सब बातों से यही साबित हो रहा था कि उद्धव ठाकरे एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, जिसकी बागडोर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के हाथों में है। प्रशासनिक अनुभवहीनता और प्रशासन पर पकड़ बनाने में असफलता भी ठाकरे को महंगी पड़ी है। चौथी गलती, केंद्र के शिकंजे से अपनों को बचा नहीं पाए उद्धव। शिवसेना के मंत्री, विधायक, सांसद और नेता प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य केंद्र जांच एजेंसियों के द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई से परेशान थे। वे शायद इस बात से सबसे ज्यादा परेशान थे कि मुख्यमंत्री ठाकरे उन्हें केंद्र के चंगुल से नहीं बचा पा रहे हैं। ठाकरे सरकार में शामिल मंत्री अनिल परब के खिलाफ भी जांच जारी है, जबकि बागी विधायकों में प्रताप सरनाइक, शिवसेना नेता यशवंत जाधव, अर्जुन राव खोतकर, सांसद भावना गवली ईडी के रडार पर हैं।
पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत भी आर्थिक अनियमितता और जमीन खरीद के मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए गए थे। खुद संजय राउत का कहना है कि बागी विधायकों में से कम 17 या 18 विधायक ईडी के निशाने पर हैं। इन विधायकों को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उद्धव ठाकरे से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ठाकरे यहां भी विफल ही साबित हुए। पांचवी गलती, संजय ने और बढ़ाई खाई। बागी विधायकों और नेताओं को अजीत पवार और उनकी पार्टी के प्रवक्ता तथा राज्यसभा सांसद संजय राउत से सबसे ज्यादा नाराजगी है। राउत अपने बड़बोलेपन के कारण सेना और बीजेपी के बीच इतनी लंबी खाई खोद चुके हैं कि उसे पाटना नामुमकिन हो गया है। विधान परिषद चुनाव के बाद पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी में बागी विधायकों के लिए राउत ने जिस भाषा तथा शब्दों का प्रयोग किया है, उसने आग में घी डालने का काम ही किया। ठाकरे ने भी कभी भी राउत को रोकने की कोशिश नहीं की और इस तरह पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर ही नजर आई। छठी गलती, रणछोड़ उद्धव। पिछले कुछ दिनों में मिले राजनीतिक अवसरों को भुनाने में भी उद्धव विफल रहे। मुख्यमंत्री के शासकीय निवास वर्षा को छोड़ने का निर्णय ऐसा ही बचकाना कदम था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद के सदस्यों से इस्तीफा देने का फैसला भी एक अपरिपक्व राजनेता का फैसला ही था। एक मंझा हुआ राजनेता विधानसभा का सामना करता, अपनी बात रखता, विपक्ष को 4 बातें सुनाता और बाद में इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास चले जाते। ठीक उसी तरह जिस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपनी बात कहने के बाद यह कहकर चले गए थे कि मैं इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहा हूं। मुख्यमंत्री के नाते उद्धव ठाकरे टेलीविजन और रेडियो पर भी अपनी बात कह सकते थे। इस्तीफा देने का निर्णय भी उन्होंने जल्दबाजी में लिया। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चर्चा किए बिना ही यह निर्णय ले लिया। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक कुशल मंझा हुआ नेता परिस्थितियों से हार नहीं मानता है और विपरीत हालात में भी खुद को और पार्टी को उबारने के लिए संघर्षरत रहता है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। आज उनकी स्थिति यह है कि वह दीन यानी हिंदुत्व के भी नहीं रहे और दुनिया यानी जनता के भी नहीं रहे हैं। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी।